Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on integral calculus. So today we're going to start a new topic called what we called it as integral calculus. देखो अभी तक अपन ने डिफरेंशियल कैलकुलस को पढ़ा है और समझा है कि डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। इस चैप्टर में बात करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैलकुलस उसके पीछे कैसे काम करता है। देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जो है ना बच्चों, इंटीग्रेशन इज अ जस्ट अ वर्ड फॉर समेशन। बेसिकली कि सम करना, जोड़ना, ठीक है ना, जोड़ना सम करना इज इंटीग्रेशन। और मजे की बात पता है क्या है बच्चों, कि ये जो इंटीग्रेशन है वो लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर, हर फील्ड के अंदर काम आता है, राइट। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, डायनेमिक्स, इवन टू सोशल साइंसेस। आप मानोगे नहीं, पर ये फील्ड सोशल साइंसेस के अंदर भी जो इंटीग्रेशन है वो काम में आता है। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, पेडियाट्रिक्स एक्सेट्रा। द रेशो ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, बेसिकली ये है क्या, तो इट इज़ अ रेशो, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी कोई भी चेंज का रेशो फाइंड करना है, वी कैन कैलकुलेट द टोटल चेंज, ठीक है ना। बेसिकली एक मैजिकल टूल है। इससे अपन एरिया, वॉल्यूम्स, लेंथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, वर्क, मोमेंट्स ऑफ फोर्स, इवन फिजिक्स के बड़े बड़े एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। और इससे जो है काफ़ी सारे इनन्यूमेरेबल एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन के जो अपन देख सकते हैं, राइट। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक जो अपन इसमें स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, वो है इंटीग्रेशन और या फिर इंट्रीगल। बेसिकली इंट्रीगल एज एन एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना, कि ये एक तरीके से एंटी डेरिवेटिव है। मतलब क्या बच्चों, अपन ने डेरिवेशन पढ़ा है, अपन ने डेरिवेटिव पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, उसी का रिवर्स प्रोसेस कर दो तो अपने को इंटीग्रेशन मिल जाता है। बेसिकली इट इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ इट इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा प्रोसेस, मतलब डिफरेंशिएशन करा और उसको फिर से रिवर्स कर दिया। मतलब जो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे जो फंक्शन मिल रहा था, तो जो अप्लाइड फंक्शन जो मिलेगा उसको इंटीग्रेट करने पे पुराने से फिर से अपने को वो वाला फंक्शन मिल जाएगा जिसको अपन ने डिफरेंशिएट करा था, राइट। दैट इज, अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं तो समझो कि इफ जी डैश एक्स, अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद किसी जी फंक्शन का अपन को एफ एक्स मिल रहा था, ठीक है, तो मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करके, देखो ये जो सिंबल है ना यहाँ पे, ये वाला सिंबल इंटीग्रेशन का है। तो इसी फंक्शन को मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करके दोबारा से जी एक्स फंक्शन प्राप्त कर सकता हूँ या गेट कर सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली, और ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ जी डैश एक्स बराबर एफ एक्स। जब जी डैश एक्स एफ एक्स के बराबर हो, तभी और तभी सिर्फ मैं उसको रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन के तौर पे, मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के तौर पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। और जब भी इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, जैसे मैंने अगर इंटीग्रेट करा इसको, जैसे ये मैंने इंटीग्रेट करा एफ एक्स को, तो मैं लिखूंगा एफ एक्स डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में। जैसे डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में होता है, सिमिलरली इंटीग्रेशन भी किसी के रेस्पेक्ट में होता है, और यहाँ पे वो है dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन तो मिलेगा ही, फंक्शन के साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा जिसे हम c कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं जी डैश एक्स करूँगा और उसके साथ में कोई कांस्टेंट होगा, तो बेसिकली जी एक्स प्लस एक कांस्टेंट, उसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो मुझे एफ एक्स मिलता है, ठीक है। जहाँ पे c जो है बच्चों, c मेरा क्या है बच्चों, इन शॉर्ट इट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये एक तरीके का कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। और जहाँ पे देखो, जो एफ एक्स है बच्चों, एफ एक्स को बोला जाता है इंटीग्रैंड, ठीक है ना। जैसे डिफरेंशिएशन में था, यहाँ पे एक टर्म है कि फंक्शन जो एफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसको बोलेंगे इंटीग्रैंड, ठीक है ना, ठीक है। और मजे की बात क्या है बच्चों, देखो मजे की बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होने वाली है यहाँ पे।
आप यकीन नहीं करोगे, पर ये बहुत ही ट्रू चीज़ है कि क्या, कि जो अपना एफ एक्स डी एक्स है, जो मेरा इंटीग्रेशन फंक्शन है, वो यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना, इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ऐसा, इसका मतलब ये है कि किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे हो सकता है कि कुछ और वैल्यू आए, और उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे कोई दूसरी वैल्यू आए, क्योंकि यहाँ पे सी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के चेंज होते ही अपना मामला जो है वो पलट जाएगा। तो देखो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो यूनिक था बच्चों, है ना, क्योंकि उसमें कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं था। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, डेरिवेटिव तो यूनिक था, बट इंटीग्रेशन इज नॉट, इंटीग्रेशन इज नॉट यूनिक, इंटीग्रेशन जो है वो यूनिक नहीं है, ठीक है ना। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा बच्चों, अपन ने समझा कि व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन। सो बेसिकली एक समेशन होता है, ठीक है, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसके अलावा अलग अलग फील्ड्स के अंदर, राइट। फिर अपन ने समझा कि इंटीग्रेशन को इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के तौर पे देखा जाता है, राइट, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर जी डैश एक्स मेरा एफ एक्स है, तो मेरा एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे जी एक्स आएगा, इफ एंड ओनली इफ जी डैश एक्स बराबर एफ एक्स, ठीक है। और इसके साथ में एक कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और मेरा एफ एक्स जो है वो एक तरह का इंटीग्रैंड होता है। यहाँ पे मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरा इंटीग्रेशन एफ एक्स जो है वो यूनिक नहीं होता है, क्योंकि सी की वजह से, जबकि डेरिवेटिव जो है वो यूनिक होता है, पर इंटीग्रेशन मेरा यूनिक नहीं होता है, राइट, ठीक है। अब बात करेंगे इसके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की। देखो कि एक्चुअली में जो अपन इसको ज्योमेट्रिकली लिख पा रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है, अपन ने इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया, वो सब कर लिया, पर जैसे डेरिवेटिव के अंदर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या था बच्चों, कि डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ फंक्शन, राइट, वहाँ पे स्लोप था, ठीक है ना। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी क्या है, स्लोप करता है पर्टिकुलर, है ना। तो जैसे इंटीग्रेशन, जैसे जैसे डिफरेंशिएशन जो है, देखो डेरिवेटिव जो था, डेरिवेटिव डेरिवेटिव तो स्लोप देता था, ठीक है ना। वैसे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज अ पर्टिकुलर एल्जेब्रिक एरिया बाउंडेशन, है ना। एल्जेब्रिक एरिया बेसिकली एरिया देता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मींस इंटीग्रेशन, अपन उसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब अपन उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसका एरिया जो है वो बाउंडेड फंक्शन का निकल के आ रहा है, बाउंडेड फंक्शन का एरिया, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को बाउंडेड फंक्शन, मतलब किसी बाउंडेड फंक्शन को इंटीग्रेट करने के ऊपर अपने को उसका एल्जेब्रिक एरिया जो है वो मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ एन इंटीग्रेशन, कि भाई अगर मैं किसी भी इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव निकाल लूँ बेसिकली, तो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल, मतलब मैं इंटीग्रल का ही डेरिवेटिव निकाल लूँ, या इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव, है ना, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव, दोनों चीज़ें। तो देखो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करने पे, जो कि ये इन्वर्स प्रोसेस है, तो दोबारा से फंक्शन एज इट इज मिल जाएगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। वहीं पे अगर कोई मुझे बोले कि सर मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस इंटीग्रेशन को बाहर कर दूं, और मैं जो है वो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये निकाल लूँ, है ना, ठीक है, और फिर इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं बेसिकली डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मुझे फिर से एफ एक्स ही मिलने वाला है, कोई नई बात नहीं है, प्लस मुझे कांस्टेंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि पिछली बार मैंने डेरिवेटिव करा था तो मुझे कांस्टेंट नहीं मिला था, पर इस बार मुझे कांस्टेंट की, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जो है वो नहीं था बेसिकली, ठीक है ना, पर यहाँ पे एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट नहीं था, तो ये कांस्टेंट की अवेबिलिटी नहीं है, पर यहाँ पे है, ठीक है ना। तो मेजर फैक्टर क्या है, कि ये कांस्टेंट अपने को मिलता है ऑन इंटीग्रेटिंग द डेरिवेटिव, बेसिकली इंटीग्रल डेरिवेटिव के फॉर्म में, ठीक है। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं, जैसे अगर मैं कुछ ऐसा फंक्शन लिखूं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू फाइव डैश एक्स, ठीक है, प्लस एफ डैश एक्स इंटू फाइव एक्स, मतलब प्रोडक्ट रूल, मैं प्रोडक्ट रूल का अगर इंटीग्रेशन करूं डी एक्स के रेस्पेक्ट में,
तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपली दोनों का प्रोडक्ट। यही तो था बेसिक फंडा जो अपन ने किस में पढ़ा था, डेरिवेटिव के अंदर, कि अगर यूवी रूल है, अपन ने यूवी रूल स्टडी करा था, यूवी रूल बेसिकली यू वी डैश प्लस वी यू डैश, है ना। तो इसी रूल को अपन ने यहाँ पे अप्लाई करा है, ठीक है ना, सिंपल इनफ, राइट। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट टूल की जगह क्वेश्चन टूल लगा दूं तो भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेंगे। पर अगर मैं यहाँ पे लॉग लगा दूं, देखो एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, है ना, ऐसा कुछ चेन रूल, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ओ जी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है ना। मैंने क्या करा कि जी एक्स लिया और उसका एफ डैश, मतलब एफ डैश ऑफ जी एक्स प्लस इंटू जी डैश एक्स, अगर ऐसा कुछ लिखा है फंक्शन और उसका इंटीग्रेशन करा तो मुझे फंक्शन का कंपोजिशन जो है वो मिल जाएगा, बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है मुझे मिलेगा, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा, राइट। नाउ बात करेंगे कुछ फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन की, ओके। सो फंडामेंटल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फंडामेंटल रूल्स पे चर्चा करेंगे कि फंडामेंटल रूल्स क्या है इंटीग्रेशन के। तो देखो कुछ एल्जेब्रिक रूल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर अपन कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, लेट से कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एल्जेब्रा लगेगा, ठीक है, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, राइट। तो यहाँ पे भी सेम फंडा है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ किसी फंक्शन का, जैसे एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स प्लस माइनस एफ थ्री एक्स प्लस माइनस एंड सो ऑन एफ एन एक्स, राइट, डी एक्स, ठीक है ना, इस तरीके से, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा क्या बच्चों, कि सेपरेट, सभी को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स प्लस माइनस, अच्छा सभी के साथ डी एक्स भी लगेगा, ठीक है, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ थ्री एक्स, ठीक है, प्लस माइनस एंड सो ऑन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन एक्स डी एक्स, राइट। तो मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ। एक रूल तो ये हो गया अभी फंडामेंटल रूल में। दूसरा रूल क्या है बच्चों, कि अगर कोई कांस्टेंट है के और वो एफ एक्स से मल्टीप्लाई होके इंटीग्रेट हो रहा है, तो उस केस में ये जो के है वो बाहर आ जाएगा और मेरा एफ एक्स डी एक्स जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा, जहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और के की वैल्यू जीरो के बराबर कभी भी नहीं है, राइट। तो ये समझ आया होगा, ठीक है। और तीसरा रूल क्या है बच्चों, कि एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, है ना, मतलब अगर कोई चेन रूल जैसे कि अपन ने पढ़ा था, है ना, और उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो बेसिकली वो क्या होगा, चेन रूल का रिवर्स, मतलब इसका डिवाइड हो जाएगा, मतलब जैसे ये जो भी कोफिशिएंट है, बेसिकली ए का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो वो ए से डिवाइड हो जाएगा प्लस सी, ठीक है, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये थे बच्चों कुछ फंडामेंटल रूल्स, ठीक है। अब बात करेंगे फंडामेंटल इंटीग्रल्स की, ठीक है। सो देखो फंडामेंटल इंटीग्रल्स, फंडामेंटल फंडामेंटल इंटीग्रल्स, ठीक है, फंडामेंटल इंटीग्रल्स की बात करेंगे। ओके, सो फंडामेंटल इंटीग्रल्स, राइट, स्टार्ट करते हैं। सो देखो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, देखो अपन इसमें क्या करने वाले हैं, अपन जो है ना बेसिकली कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, जैसे अपन ने डेरिवेटिव्स में देखे थे कि एक्स की पावर एन साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, राइट, है ना, लॉग एक्स ए की पावर एक्स, इनके डिफ्रेंसिएशन क्या होते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन में बात करेंगे, ठीक है। सो देखो क्या क्या इंटीग्रेशन पॉसिबल है,
स्टैंडर्ड में क्या क्या फॉर्मूलेज बन सकते हैं कि x की पावर n, देखो डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में n आगे आ रहा था और x की पावर n-1 हो रहा था, पर क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है तो उसमें x की पावर एक प्लस हो जाएगी, और क्योंकि मैंने बताया था कि डिवाइड करना पड़ता है उससे, तो ये n+1 से डिवाइड हो जाएगा, जहाँ पे n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगी, ठीक है ना। सो x की पावर -1 खेल तो वैलिड होगा, पर n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है ना। सो क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो इंटीग्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा। सो बेसिकली 1/x, तो 1/x बेसिकली उसका इंटीग्रेशन log x होता है ना। तो यहाँ पे वो वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो पॉसिबल होगी, राइट। नाउ सेकेंड इंटीग्रेशन इज, सपोज यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर दूँ और मैं कर दूँ ax+b रेज टू पावर n, ठीक है, इंटू डी एक्स। अच्छा यहाँ पे डी एक्स लगाना रह गया है तो लगा लेना सब लोग याद से, ठीक है। तो देखो ए एक्स प्लस बी, देखो सेम फंडा कि n+1, पर क्योंकि ए से डिवाइड होगा और n+1 से डिवाइड होगा, राइट। प्लस का सी, अगेन यहाँ पे प्लस का सी रह गया है, सो प्लस सी लगाना बहुत ज़रूरी है। और कंडीशन क्या है, वही कि n की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये दो फॉर्मूले तो अपन ने स्टडी कर लिए। अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की। तो देखो अगर इंटीग्रेशन f'(x) अपॉन f(x) है ना, मतलब अगर ऐसा कुछ इंटीग्रेशन आ जाए कि ऊपर तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो और नीचे वो खुद प्रेजेंट हो, तो देखो ये बेसिकली क्या होता है ना कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट्स या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से कि डायरेक्टली ये जो है बेसिकली f'(x) अपॉन f(x) है ना, वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हो जाता है log ऑफ e रेज टू पावर f(x), ठीक है। और ये dx तो आएगा नहीं, प्लस का c, ठीक है। तो ये आया कैसे लॉग, क्योंकि देखो जब कभी भी डिफरेंशिएशन ऊपर होगा और नीचे वो होगा तो ये 1/t फॉर्म बनेगा, है ना, बेसिकली, ठीक है ना, 1/t फॉर्म। तो क्योंकि उसका जैसे t को पुट करेंगे तो ऊपर dt आएगा, तो dt/t बनेगा, और dt/t मतलब log t, है ना। तो dt/t क्योंकि 1/t का डिफरेंशिएशन होता है log t, तो log ऑफ, फिर जहाँ पे t पुट करा था वहाँ पे fx था, तो log ऑफ fx प्लस c, सिंपल, ठीक है। क्योंकि देखो बेसिकली मुझे ये वाला फॉर्मूला पहले बताना चाहिए था कि भाई 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो log e बेस x होता है, प्लस का c होता है, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट, सिंपल। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax+b, देखो ऊपर में था ax+b की पावर n, यहाँ 1/x+b, तो अगेन यहाँ पे कुछ भी हो अगर ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो लॉग होगा, पर यहाँ पे डेरिवेटिव तो नहीं है, यहाँ तो ऐसा कुछ फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस 1/a, देखो इस पूरे को अपन t मानेंगे, है ना। इस पूरे को अगर t मानते हैं तो अगेन क्या बनेगा, देखो x का डिफरेंशिएशन ऊपर आना चाहिए, है ना, और a आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बनेगा, 1/a log e बेस ax+b, ठीक है, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आया कैसे, इस पूरे ax+b को t माना, ठीक है। तो अगर ax+b को t माना है तो ये ऊपर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a का डिफरेंस, x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आएगा a+0, है ना। तो देखो उसको समझाते हैं, देखो समझो कि अगर मैं ax+b को t मानता हूँ तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा, a बराबर a dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/a dt, ठीक है। और मेरा t क्या था, ax+b, है ना, तो dx मेरा 1/a dt हो गया और ये मेरा t हो गया, तो बेसिकली ये क्या आ गया, 1/t dt, जो कि होता है log t, और 1/a ऑलरेडी है, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, मतलब a 1/a dt, तो 1/a t dt, तो 1/a t dt, तो दिस इज 1/a log t, राइट। इस तरीके से जो है ये डिफरेंशिएशन जो है, इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल हुआ है, क्यों,
क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी, है ना। तो ये था इंटीग्रेशन का फंडामेंटल इंटीग्रल्स। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये पार्ट क्लियर हो जाए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, राइट। तो इस लेक्चर में अपन एक काम करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे अपने को अभी तक जो भी पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा, राइट। देखो, एव्यूलेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3 बेसिकली क्यूबिक रूट 3x+4, जहाँ पे x की वैल्यू -4/3 के इक्वल नहीं है, राइट। तो देखो, क्यूबिक रूट लिखा है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे को बोल रहा है कि इंटीग्रेट करो 3x+4 की पावर 1/3 को, ठीक है ना। सो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेट करो 3x+4 की पावर -1/3 को, राइट। सिंपल है ना। dx यही तो पूछा है, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो 3x+4 पावर n+1, मतलब -1/3+1 डिवाइडेड बाय -1/3+1, और साथ में ये 3 मल्टीप्लाई में, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3x+4, 1 - 1/3 2/3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2/3। सो बेसिकली आंसर इज 3x+4 टू द पावर 2/3/2 plus c, right. So answer would be this, right. Similarly एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अच्छा सा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो देखो, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x+3 इंटू 3x - 1 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 4x² -3x+2 dx। तो काफी कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है कि अपने को बहुत सारे फैक्टर्स दे दिए गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक तो सीधा सा फंडा है कि कोई पावर तो है नहीं, राइट। तो पावर रूल तो लगेगा नहीं x की पावर n वाला, राइट। तो x की पावर n अगर नहीं लगेगा तो सोचो जरा कि यहाँ पे क्या लग सकता है ना। तो देखो, मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके देखता हूँ नीचे वाले टर्म को। तो मैं ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो 3x², ठीक है, 3x² प्लस 9x, है ना, माइनस +3x, है ना बेसिकली, ठीक है। सो 3x² प्लस 3x, तो बेसिकली 3x², देखो इस x को 3x² से x को -1 से -x और 9, तो मतलब 9 - x इज 8x, 8x - 3, राइट, डिवाइडेड बाय x³ प्लस 4x² -3x+2, राइट। ये आता है। ओके, अब जरा गौर से देखो बच्चों, तो अभी अभी अपन पढ़ के आए रूल कि इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx dx, ये मेरा होता है log e बेस fx, राइट। तो देखो जरा गौर से, यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करता हूँ, लेट से मैं लेट करता हूँ कि लेट x³ प्लस 4x² -3x+2 को t माना, तो ये क्या आया, 3x² प्लस 8x माइनस का 3 dx बराबर dt। तो मेरा अल्टीमेटली ये आ गया dt/d फॉर्म। तो मेरा ये क्या आ गया, dt अपॉन t, ठीक है। और dt अपॉन t होता है मेरा log t, ठीक है। और मेरा t क्या था, बेसिकली ऊपर वाला टर्म, नीचे वाला टर्म। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ e बेस x³ प्लस 4x² -3x+2 प्लस c, ठीक है, जहाँ पे c जो है वो
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और मैंने यहाँ पे ये वाला लॉजिक, बेसिकली मैंने ये वाला लॉजिक जो है वो यूज करा इस क्वेश्चन को करने के लिए। सो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं पूरा लेक्चर कि अपन ने क्या समझा इस लेक्चर के अंदर। अपन ने बात करी इंटीग्रेशन की, तो अपन ने समझा कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन, व्हाट वी कॉल्ड इट इज ओनली अ समेशन, बेसिकली सम करते हैं। इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर जी डैश एक्स एफ एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे जी एक्स मिल जाएगा तभी और तभी जब जी डैश एक्स अगर एफ एक्स है। फिर मैंने बात करी कि एफ एक्स अगर डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो जी एक्स प्लस सी मिलेगा, जहाँ पे सी है तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो मजे की बात, ये जो इंटीग्रेशन है इसको बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। फिर बात करेंगे, ये इंटीग्रेशन जो होता है वो यूनिक नहीं होता है, अपन ने बात करी थी। जबकि डेरिवेटिव जो होता है वो यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी नहीं होता, और इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता क्योंकि वहाँ पे सी होता है, और हर एक सी अलग अलग पलटेगा तो वो यूनिक नहीं होगा। हर एक सेम फंक्शन के लिए भी डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल है, राइट। फिर अपन ने बात करी कुछ फॉर्मूलाज की, फंडामेंटल रूल्स की, रूल्स को अपन ने समझा। फिर अपन ने बात करी फंडामेंटल इंटीग्रल्स की, इंटीग्रल को समझा, रूल समझे, और दो क्वेश्चन को अपन ने अंजाम दिया, राइट। तो अपन ने इस लेक्चर के अंदर इतना ही करा। In the next lecture, we are going to see about fundamental integrals of trigonometric functions. So thank you so much and have a nice day.